नमस्ते, स्वागत है। कभी सोचा है कि एक बच्चे की दुनिया सिर्फ उसके घर या स्कूल तक ही सीमित नहीं होती। असल में उसकी परवरिश पर समाज के कानून, हमारी संस्कृति और यहाँ तक कि इतिहास में हुई बड़ी घटनाओं का भी असर पड़ता है। तो आज हम यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर के इसी कमाल के इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी को समझेंगे। एक ऐसा नजरिया जो हमें बाल विकास को पूरी तरह से देखने में मदद करता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी आखिर है क्या। फिर हम उन 5 सिस्टम्स के बारे में जानेंगे, माइक्रो सिस्टम से लेकर क्रोनो सिस्टम तक। और आखिर में हम इन सबको जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। ये इकोलॉजिकल सिस्टम्स थियरी यानी पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत असल में है क्या? सीधी सी बात है, ये थियरी हमें बताती है कि एक बच्चे का विकास सिर्फ उसकी अपनी काबिलियत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली बातचीत का नतीजा है बच्चे और उसके आसपास की दुनिया के बीच। और इस शानदार आइडिया के पीछे जो शख्स थे वो थे यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर। उन्होंने ये थियोरी 1970 के दशक में दी थी। उनका मानना था कि अगर हमें किसी इंसान के विकास को समझना है तो सिर्फ उसे अकेले में नहीं देख सकते, हमें उसके पूरे माहौल, उसके पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को देखना होगा। तो अगर हम इसे ठीक से डिफाइन करें तो ये थ्योरी कहती है कि किसी बच्चे का विकास उसके माहौल के साथ उसके इंटरैक्शन से तय होता है। और ये माहौल कोई एक चीज नहीं है। सोचिए ये एक प्यास की तरह है जिसमें कई परतें हैं, एक के अंदर एक। ये 5 परतें हैं, या कहें तो सिस्टम्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं और लगातार बच्चे पर असर डालती हैं। ठीक है, तो अब वक्त है उन 5 सिस्टम्स या परतों को एक एक करके समझने का। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे हमें पता चलेगा कि असर कहाँ-कहाँ से और कैसे-कैसे आता है। ये हैं वो 5 सिस्टम्स। इन्हें याद रखने का एक आसान तरीका है MMEMC, यानी माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और आखिर में क्रोनो सिस्टम। हम सबसे अंदर वाली परत यानी माइक्रो सिस्टम से शुरू करेंगे और धीरे-धीरे बाहर की तरफ बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे करीबी सिस्टम से, यानी माइक्रो सिस्टम, जिसे सूक्ष्म मंडल भी कहते हैं। ये वो दुनिया है जिसमें बच्चा रोज रहता है, जिन लोगों से मिलता है, जिन जगहों पर जाता है। तो इस माइक्रो सिस्टम के अंदर कौन कौन आता है? जाहिर है, सबसे पहले परिवार, माता पिता, भाई बहन। फिर आते हैं स्कूल के टीचर्स, दोस्त, क्लासमेट्स और यहां तक के आस पड़ोस के लोग भी। मतलब हर वो इंसान या जगह जिससे बच्चे का सीधा डायरेक्ट इंटरैक्शन होता है। चलिए अब एक कदम बाहर की तरफ चलते हैं। अब हम मेसो सिस्टम और एक्सो सिस्टम को देखेंगे। यहां हम ये समझेंगे कि बच्चे की दुनिया के अलग-अलग हिस्से आपस में कैसे जुड़ते हैं और कैसे कुछ चीजें उस पर दूर से भी असर डालती हैं। तो मेसो सिस्टम क्या है? ये असल में 2 माइक्रो सिस्टम्स के बीच का कनेक्शन है। इसे एक पुल की तरह समझिए, जैसे घर और स्कूल के बीच का रिश्ता। अगर बच्चे के माता पिता और टीचर्स के बीच अच्छी बातचीत होती है तो इसका बच्चे पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। ये दोनों सिस्टम्स मिलकर काम कर रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? बिल्कुल, पेरेंट टीचर मीटिंग्स। सोचिए, ये वो जगह है जहां बच्चे के 2 सबसे जरूरी माइक्रो सिस्टम्स यानी उसका घर और उसका स्कूल आकर मिलते हैं। ये मेसो सिस्टम का एक परफेक्ट जीता जागता उदाहरण है। अब आते हैं एक्सो सिस्टम पर। ये थोड़ा अलग है। ये एक ऐसा माहौल है जहां बच्चा खुद मौजूद नहीं होता, लेकिन वहां जो कुछ भी होता है उसका असर उस पर जरूर पड़ता है। जैसे उसके माता पिता का ऑफिस। अगर ऑफिस में पेरेंट्स का दिन अच्छा नहीं गया या उनका ट्रांसफर हो गया तो बच्चा उस ऑफिस में नहीं है, लेकिन उसका असर घर के माहौल और बच्चे की जिंदगी पर तो पड़ेगा ही। अब चलिए जूम आउट करते हैं और सबसे बड़ी, सबसे बाहरी परतों को देखते हैं, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। यहां बात होती है बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ताकतों की। तो माइक्रो सिस्टम क्या है? ये वो बड़ा कल्चरल ढांचा है जिसमें हम सब रहते हैं। इसमें हमारे देश के कानून, हमारी संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक हालात, ये सब कुछ आ जाता है। ये वो बड़ा कैनवस है जिस पर बाकी सारे सिस्टम्स की तस्वीर बनती है। और आखिर में आता है क्रोनो सिस्टम। ये कोई जगह नहीं है, बल्कि ये है समय का असर, मतलब वक्त के साथ होने वाले बड़े बदलाव। ये बदलाव किसी की जिंदगी में व्यक्तिगत हो सकते हैं, जैसे माता पिता का अलग होना, या फिर ये पूरे समाज को बदलने वाले हो सकते हैं, जैसे इंटरनेट का आना या कोई बड़ी महामारी। ये सब क्रोनो सिस्टम का हिस्सा हैं। तो अब इन सारे टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं।
असली बात यही है कि ये सारे सिस्टम्स अकेले काम नहीं करते, बल्कि एक साथ मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये देखिए, ये है पूरी तस्वीर। केंद्र में है व्यक्ति यानी बच्चा, उसके ठीक बाहर है माइक्रो सिस्टम, उसका घर, स्कूल। फिर मेसो सिस्टम जो इन दोनों को जोड़ता है, उसके बाहर है एक्सो सिस्टम जैसे पेरेंट्स का ऑफिस। फिर आता है सबसे बड़ा मैक्रो सिस्टम यानी हमारी संस्कृति और कानून। और इन सबको घेरे हुए है क्रोनो सिस्टम यानी समय का आयाम। तो जाते जाते एक सवाल सोचिए, अगर सरकार इंटरनेट को लेकर कोई नया राष्ट्रीय कानून बनाती है जिससे एक बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई पर सीधा असर पड़ता है, तो ये सिचुएशन किन दो सिस्टम्स के बीच के कनेक्शन को दिखाती है ना दिलचस्प? ये हमें याद दिलाता है कि एक छोटे से बच्चे का विकास भी कितने बड़े बड़े सिस्टम से जुड़ा होता है। आज हम बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया पर बात करने वाले हैं, यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर का इकोलॉजिकल सिस्टम्स थियरी। नाम सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर यकीन मानिए ये बहुत कमाल की चीज़ है। और आज हमारा मकसद सिर्फ इस थियरी को समझना नहीं है, बल्कि ये महसूस करना है कि एक बच्चे की दुनिया असल में कितनी बड़ी और मतलब कितनी आपस में जुड़ी हुई होती है। हम इसके 5 स्तरों माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल, ये थियरी हमें यही बताती है कि कोई भी बच्चा एक वैक्यूम में बड़ा नहीं होता। वो और उसका जो वातावरण है वो लगातार एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। राइट। आपने इकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया, ये सुनते ही मेरे दिमाग में तो जंगल और पेड़ पौधे आते हैं, इंसानी विकास नहीं। तो ये कनेक्शन क्या है? देखिए, कनेक्शन बहुत गहरा है। जैसे एक पौधे को समझने के लिए हमें उसकी मिट्टी, पानी, धूप, मतलब उसके पूरे इकोसिस्टम को समझना पड़ता है। उसी तरह एक बच्चे को समझने के लिए हमें उसके सामाजिक माहौल को समझना होगा। तो चलिए इस सामाजिक जंगल की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसे आसानी से समझने के लिए चलिए एक बच्ची की कल्पना करते हैं। मान लीजिए उसका नाम रिया है। अब हम रिया की दुनिया के इन 5 स्तरों को देखेंगे। तो रिया की दुनिया की सबसे पहली और सबसे अंदरूनी परत माइक्रो सिस्टम, ये क्या है? माइक्रो सिस्टम मतलब रिया का सबसे करीबी, सबसे तत्काल वाला माहौल। ये वो लोग और जगह हैं जिनसे रिया रोज मिलती है, बात करती है और सीधे तौर पर जुड़ती है। जैसे सबसे पहले तो रिया का परिवार, उसके माता-पिता, भाई-बहन, ठीक है। फिर उसका स्कूल, उसके टीचर्स, उसके क्लासमेट्स और हाँ, उसके दोस्त जिनके साथ वो शाम को खेलती है। ये सब उसका माइक्रो सिस्टम है। मतलब ये रिया की इमीडिएट वर्ल्ड है। और ये रिश्ता एक तरफा तो नहीं होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। रिया सिर्फ इन लोगों से प्रभावित नहीं होती, वो खुद भी इन पर असर डालती है। जैसे उसका शांत स्वभाव शायद घर में सुकून लाता हो, या उसकी कोई जिद घर में तनाव पैदा कर सकती है। वो सिर्फ एक पैसिव रेसिपेंट नहीं है, बल्कि एक एक्टिव खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये तो हो गई रिया की सीधी दुनिया, घर, स्कूल, दोस्त। लेकिन ये सब मतलब अलग-अलग टापुओं की तरह तो नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपस में भी तो जुड़े होंगे। और यहीं से बात और भी दिलचस्प होनी शुरू होती है। आपका ये सवाल हमें सीधे दूसरे स्तर पर ले आता है, मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम इन्हीं माइक्रो सिस्टम्स के बीच का कनेक्शन है, उनके बीच का पुल। अच्छा। जैसे कि पेरेंट टीचर मीटिंग, हाँ, वो इसका एक क्लासिक उदाहरण होगा, है ना? एकदम सही। पेरेंट टीचर मीटिंग इसका परफेक्ट उदाहरण है। सोचिए, रिया की टीचर उसके माता-पिता को बताती हैं कि रिया क्लास में आजकल चुप रहती है। अब घर आकर उसके माता-पिता उससे बात करते हैं, उसे हिम्मत देते हैं। यहाँ क्या हुआ? घर, जो एक माइक्रो सिस्टम है, और स्कूल, जो दूसरा माइक्रो सिस्टम है, उनके बीच एक मजबूत कनेक्शन बना। वाह, मतलब जब मेरे माता-पिता मेरे दोस्तों के बारे में पूछते थे या मेरे टीचर से बात करते थे, तो वो असल में मेरा मेजो सिस्टम मजबूत कर रहे थे। बिल्कुल। और असली बात यह है कि अच्छी पेरेंटिंग या अच्छी टीचर्स अकेले काफी नहीं होते। जादू तब होता है जब इन दोनों के बीच एक मजबूत टीम बनती है। अगर माता-पिता और शिक्षक एक ही दिशा में काम करें, तो बच्चे को लगता है कि उसकी दुनिया सुरक्षित है। सही बात है। लेकिन अगर वो अलग-अलग दिशाओं में खींचें, तो बच्चा बीच में फंस जाता है। ये तो समझ आया। अब आते हैं तीसरे स्तर पर, एक्सो सिस्टम। ये सुनने में थोड़ा अलग है। इसमें कहा गया है कि ये वो माहौल है जहां बच्चा खुद मौजूद नहीं होता, पर वहां के फैसले उसे प्रभावित करते हैं। ये बात मुझे थोड़ी मतलब अजीब लगी। अगर रिया वहां है ही नहीं, तो असर कैसे होगा? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि इसका असर
दिखता नहीं है, ये अदृश्य होता है। एक्सोसिस्टम में वो जगह आती हैं जो रिया की पहुंच से तो बाहर हैं, लेकिन उनकी लहरें उस तक पहुंचती हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है उसके पिता का ऑफिस। अच्छा। रिया कभी ऑफिस नहीं गई, लेकिन सोचिए अगर उसके पिता को प्रमोशन मिलता है तो घर में खुशी का माहौल होगा। हाँ। और अगर उनका दिन ऑफिस में बहुत तनाव भरा गुजरा है तो वो तनाव घर के माहौल में भी झलकेगा। अच्छा, तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। और क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके? बहुत सारे। सोचिए मोहल्ले की पंचायत ने फैसला किया कि रिया के घर के पास वाला पार्क बंद कर दिया जाएगा। रिया उस मीटिंग में नहीं थी, पर उसका खेलने का ठिकाना तो छिन गया। या फिर मीडिया भी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब मुझे ये ज्यादा साफ समझ आ रहा है। ये तो उन भारी शक्तियों की तरह है जो कठपुतली के धागे खींच रही हैं और बच्चा सिर्फ उनका असर महसूस कर रहा है। क्या बेहतरीन एनालॉग है। बिल्कुल यही बात है। अब अगर हम इन धागों को और ऊपर तक देखें तो हम पहुंचते हैं चौथे स्तर पर, मैक्रो सिस्टम। ये तो नाम से ही सबसे बड़ा दायरा लगता है। इसमें क्या आता है? संस्कृति, कानून, ये सब कुछ। मैक्रो सिस्टम वो बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचा है जिसके अंदर बाकी सारे सिस्टम काम करते हैं। रिया जिस देश में पैदा हुई है, वहाँ के कानून, वहाँ की मान्यताएं, आर्थिक हालात, ये सब मैक्रो सिस्टम का हिस्सा हैं। ये तय करता है कि एक लड़की होने के नाते समाज उससे क्या उम्मीदें रखेगा, उसे शिक्षा के कितने अवसर मिलेंगे। पर एक सवाल है, क्या ये सिद्धांत हर चीज के लिए बाहरी माहौल कोई जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा? बच्चे की अपनी इच्छा शक्ति, उसकी अपनी पर्सनालिटी का क्या? कहीं हम रिया को एक बेबस प्रोडक्ट तो नहीं मान रहे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, ब्रॉनफेनब्रनर का मॉडल नियतिवादी मतलब डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। वो ये नहीं कहते कि माहौल ही सब कुछ है। याद है माइक्रो सिस्टम में हमने कहा था कि बच्चा एक एक्टिव खिलाड़ी है। हाँ। माइक्रो सिस्टम अवसर और बाधाएं तय करता है, लेकिन उन अवसरों का इस्तेमाल कैसे करना है या उन बाधाओं से कैसे लड़ना है, इसमें बच्चे का स्वभाव और उसकी इच्छा शक्ति भी एक भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये संतुलन जरूरी है। तो अब तक हमने बच्चे के आसपास की परतों की बात की, लेकिन एक चीज अभी भी गायब है, समय। समय के साथ होने वाले बदलावों का क्या? बिल्कुल, और वही हमें हमारे पांचवें और आखिरी स्तर पर लाता है, क्रोनो सिस्टम। क्रोनो का मतलब ही समय होता है। ये सिस्टम दो तरह के बदलावों को देखता है। एक तो रिया की अपनी जिंदगी में होने वाले बड़े बदलाव, जैसे माता पिता का तलाक। जी। ये एक बहुत बड़ा जीवन परिवर्तन वाला अनुभव होगा, और जिस उम्र में ये होता है उसका असर भी अलग अलग होगा। और दूसरा है उसके समय में होने वाले ऐतिहासिक बदलाव। ऐतिहासिक बदलाव जैसे कि कोरोना महामारी। इसका सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण है। पूरी दुनिया के बच्चे एक ही समय पर एक ही क्रोनो सिस्टम के अनुभव से गुजर रहे थे, घर में बंद, ऑनलाइन क्लास करते हुए। सही बात है। ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिसका असर शायद हमें आने वाली कई पीढ़ियों तक देखने को मिलेगा। इसी तरह ये इंटरनेट का आना, ये सब क्रोनो सिस्टम का हिस्सा है। तो अगर मैं इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखूं, तो ये एक रूसी गुड़िया की तरह है। केंद्र में है रिया, उसे घेरे हुए है उसका माइक्रो सिस्टम, परिवार और दोस्त। उस परत के बाहर है मीजो सिस्टम, घर और स्कूल के बीच का कनेक्शन। उसके बाहर है एक्सो सिस्टम, पिता का ऑफिस। और सबसे बाहरी परत है मैक्रो सिस्टम, यानी हमारी संस्कृति और कानून। और इन सभी परतों को समय की नदी यानी क्रोनो सिस्टम बहाकर ले जा रही है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समेटा है। ये मॉडल हमें यही याद दिलाता है कि बच्चे का विकास कोई सीधी सरल रेखा नहीं है। ये एक जटिल बहुस्तरीय प्रक्रिया है। हम किसी एक चीज को, जैसे सिर्फ पेरेंटिंग को, जिम्मेदार या हीरो नहीं बना सकते। बच्चे का स्कूल, समाज के कानून, देश की आर्थिक स्थिति, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। आज की ये चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि जो चीजें हमें बहुत दूर की लगती हैं, जैसे सरकार की कोई नीति, वो भी एक बच्चे के जीवन को चुपचाप आकार दे रही होती हैं। और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब एक बच्चे का विकास इतने सारे बाहरी और अप्रत्यक्ष कारकों से प्रभावित होता है, उसके संस्कृति से लेकर उसके माता पिता के ऑफिस के माहौल तक, तो फिर अपने भविष्य को आकार देने में उस व्यक्ति का अपना नियंत्रण आखिर कितना है? ये सोचने वाली बात है।